गुड इवनिंग। मैं रवीश कुमार। आज रात हम चीन में हो रही एक ट्रेजेडी पर बात करेंगे। एक ऐसा अनसुना सैलाब जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिंदगियां तबाह कर दी। यह कोई आम मॉनसून नहीं था, बल्कि एक लगातार ऐतिहासिक बारिश थी जिसने नदियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा दिया, जिससे लाखों लोग संकट में आ गए। वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। गर्म हवा में ज्यादा नमी होती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में जब यह मिलती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। ग्वांगडोंग और फौजियान जैसे इलाकों में कुछ ही दिनों में सालाना औसत से ज्यादा बारिश हुई, जिससे नदियां उफनती हुई धाराओं में बदल गईं। घर, खेत और पूरे के पूरे समुदाय बह गए, जिससे यह पता चलता है कि बदलते क्लाइमेट में हम सब कितने कमजोर हैं। जैसे जैसे हम इस डिजास्टर को समझेंगे, हमें पूछना होगा, क्या चेतावनी काफी थी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था? और हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं? यह सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। बाढ़ का सबसे बुरा असर दक्षिणी चीन में हुआ, खासकर गुआंगडोंग और फौजियान में, ऐसे इलाके जो अपनी घनी आबादी और इकोनॉमिक पावर के लिए जाने जाते हैं। मेजू जैसे शहर ग्राउंड जीरो बन गए, जहां नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगीं और घंटों के अंदर पूरे समुदाय डूब गए। गांव के घरों, मवेशियों और पीढ़ियों पुरानी खेती की जमीन बह गई, जबकि शहरी सेंटर्स में सबवे में पानी भर गया और सड़कें बंद हो गईं। मेजू डाबू एक्सप्रेसवे का गिरना, जिसमें गाड़ियां और जानें चली गईं, इस डिजास्टर की गंभीरता और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी को दिखाता है। देश भर में 99 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। परिवार शेल्टर्स में भाग गए और पानी उतरने के बाद भी नुकसान का दर्द लंबे समय तक बना रहा। शहर और गांव के बीच का फर्क बाढ़ के पानी में मिट गया। अब चुनौती सिर्फ स्ट्रक्चर्स को दोबारा बनाना नहीं है, बल्कि तबाह हुई जिंदगियों में उम्मीद और स्टेबिलिटी लाना है। इस डिजास्टर ने ऐसे निशान छोड़े हैं, फिजिकल और इमोशनल, जिन्हें भरने में सालों लगेंगे। इंसानी नुकसान बहुत ज्यादा है और रिकवरी एक लंबा रास्ता होगा। बाढ़ ने एक खतरनाक रिएक्शन शुरू किया: भूस्खलन, इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटना और हेल्थ क्राइसिस। पानी से भरी पहाड़ियां ढह गईं, जिससे कीचड़ और मलबा घाटियों में गिर गया, घरों को दफना दिया और पूरे समुदायों को अलग कर दिया। सड़कें और बिजली की लाइनें तबाह हो गईं, जिससे बचे हुए लोग अलग थलग पड़ गए और बचाव के काम में रुकावट आई। पानी साफ करने वाले प्लांट खराब हो गए, जिससे विस्थापित लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया। बाढ़ सिर्फ बाढ़ नहीं होती, ये आपदाओं की एक कड़ी होती है। हर एक पिछली आपदा को और बढ़ाती है। बारिश, भूस्खलन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने का डोमिनो इफेक्ट मॉडर्न डिजास्टर्स की जटिलता को दिखाता है। असरदार डिजास्टर मैनेजमेंट को इन जुड़े हुए खतरों का अनुमान लगाना चाहिए। चीन की ट्रेजेडी व्यापक तैयारी की जरूरत का एक बड़ा सबक है। डिजास्टर की असली कीमत खोई हुई जिंदगियों और तबाह हुए फ्यूचर में मापी जाती है। 2024 के बीच तक 850 से ज्यादा लोग मर चुके थे या लापता थे। हर एक दिल टूटने की कहानी थी। अकेले मेजू हाईवे के ढहने से 52 जाने गईं। दूसरी जगहों पर पूरे गांवों ने पड़ोसियों को खो दिया जो बह गए थे या दब गए थे। आर्थिक नुकसान 400 बिलियन युआन से ज्यादा हो गया है, जिसमें घर, फसलें और बिजनेस तबाह हो गए। लाखों लोगों के लिए दोबारा शुरुआत करना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी सबसे गहरे घाव साइकोलॉजिकल हैं। सुरक्षा का खोना, सब कुछ परिचित बहते हुए देखने का सदमा। दोबारा बनाने में सालों लगेंगे, लेकिन दिलों को ठीक करने में और भी ज्यादा समय लगेगा। तबाही के सामने चीन ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना, फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें पानी और भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। नावों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। स्कूलों और स्टेडियमों में अस्थायी शेल्टर बन गए, जिससे विस्थापित लोगों को खाना, मेडिकल केयर और एक सुरक्षित जगह मिली। मेडिकल टीमें बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए काम कर रही थीं, जबकि इंजीनियर बिजली बहाल कर रहे थे और सड़कें साफ कर रहे थे। वित्तीय सहायता और इमरजेंसी की चीजें परिवारों को दोबारा बनाने में मदद करने के लिए बांटी गईं। रिस्पांस का स्तर बहुत बड़ा था, लेकिन जरूरतें और भी ज्यादा थीं। वॉलंटियर्स और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे थे, जो अर्जेंसी और करुणा से प्रेरित थे। अब चुनौती रिकवरी जारी रहने पर सपोर्ट बनाए रखना है। जैसे जैसे पानी उतरता है, फोकस रोकथाम पर चला जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपग्रेड करना और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिंदगियां बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अर्बन प्लानिंग को क्लाइमेट रेजिलियंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्पंज सिटीज का विस्तार करना, वेटलैंड्स को बहाल करना और हाई रिस्क वाले इलाकों में सुरक्षित कंस्ट्रक्शन को लागू करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर की मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। कम्युनिटी की तैयारी, एजुकेशन, ड्रिल्स और इमरजेंसी किट डिजास्टर आने पर फर्क ला सकती है। नुकसान न उठाने की कीमत रेजिलियंस में इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। सबक साफ हैं, हमें बदलाव करना होगा, वरना और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी क्या करते हैं। चीन में आई बाढ़ दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे साझा फ्यूचर की एक झलक। यह ब्लेम करने की बात नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। एक्सट्रीम वेदर अब हर जगह नया नॉर्मल बन रहा है। चीन में दोबारा बनाने में सालों लगेंगे, लेकिन ग्लोबल टास्क और भी बड़ा है, क्लाइमेट चेंज को उसकी जड़ों से निपटना। हमें क्लीन एनर्जी में बदलना होगा, नेचुरल बफर्स को बचाना होगा और अपने रहने के तरीके को बदलना होगा। इस तरह के डिजास्टर्स को ग्लोबल सॉलिडेरिटी की जरूरत है। सीमाओं के पार ज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को शेयर करना। एक अस्थिर दुनिया में सहानुभूति और सहयोग हमारी सबसे अच्छी रक्षा है। अराजकता के बीच हमने साहस और कम्युनिटी की भावना देखी है, ऐसे गुण जिन्हें हमें न केवल रिकवर करने के लिए बल्कि फ्यूचर की ट्रेजेडीज को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यूचर अनरिटेन है। हमारे पास एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए उपकरण है, अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है। शुभ रात्रि।